गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज 7 अक्टूबर एंड डे है थर्सडे। अच्छा, आज बैकग्राउंड में आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत नॉइज़ आए। आगे जब हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे तो आज के लिए बस आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आपको भी पता होगा आज आपके घर पर भी शायद पूजा वगैरह होगी, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको आ सकती है। और कल से जो मैं अपनी वॉइस भी और जो बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आती है वो सब ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में पार्डन मी फॉर दैट। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट वगैरह में कोई आपको दिक्कत आएगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। पीई इज मेजर सेकंड इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर्स दिस ईयर इन इंडिया। पीई मतलब प्राइवेट इक्विटी फर्म। प्राइवेट इक्विटी फर्म है एक आपकी ब्लैकस्टोन नाम से। यहाँ पे आप फर्स्ट वर्ड देखें, जो बड़ी बड़ी हेडलाइन है ब्लैकस्टोन नाम से। ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही पॉपुलर पीई फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने वीएफएस ग्लोबल को अक्वायर करने की कोशिश की है। आपका सेट टू सील डील, मतलब अभी होने वाली डील। सबसे पहले इसमें समझना है कि आपको वीएफएस ग्लोबल किस चीज़ के अंदर काम करता है। ये एक वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी है। अच्छा, हुआ क्या था कि ये पहले भी एक बार आया था न्यूज़ के अंदर, तो अगर आपको तब से पता है तो फिर आप जो है इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। सितंबर 15 को ये न्यूज़ के अंदर आया था। अच्छा, वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मान लेते हैं गवर्नमेंट है, एक पॉपुलर कोई या फिर एक पावरफुल देश की गवर्नमेंट है। तो जैसे मान लेते हैं यूएसए में क्या होगा कि यूएसए वाली गवर्नमेंट ने शुरुआत में एक वीज़ा के लिए डिपार्टमेंट बनाया होगा, जो वीज़ा से रिलेटेड सारी चीज़ों में डील करता होगा कि वीज़ा कैसे हैंडल करना है, इशू करना है, रीन्यू करना है वगैरह वगैरह। किसी का जो चेकिंग होनी है वो सब जो है वो हैंडल करता होगा। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट को इतना एफिशिएंटली काम करना पड़ता है, खासकर यूएस जैसी प्लेसेस के अंदर। तो वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक गवर्नमेंट यूनिट को इतने बड़े काम के लिए लगाएं, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट यूनिट के अंदर एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे मतलब अगर आपको मैं हिंदी में बताऊँ तो सरकारी नौकरी वाला वो एक तरह से फीलिंग आ जाती है आपकी कि आपको जो है आपकी सरकारी जॉब में सिक्योरिटी बहुत है। तो इसी वजह से वो जो लोग हैं जो वो आपकी एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो एक प्राइवेट कंपनी को जो है इसको हैंड ओवर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें सब कुछ एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। जितने रिसोर्सेज हैं उसे मैक्सिमम ये यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब वो अपना जो है पूरा काम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसीलिए प्राइवेटाइजेशन होता भी है। वीएफएस ग्लोबल को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने का मतलब कि जो भी हमारा वीज़ा का ट्रांजैक्शन है, पूरा जो काम है वो आप संभाल लो। तो वो सब कुछ अभी ये करते हैं, इशू करना, रीन्यू करना। इनको एक बॉडी बना दिया यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट की। तो इस तरह से अब ऐसी बहुत सारी आपकी कंट्रीज़ में इनको ऑफर्स मिल गए, इनको डील्स मिल गई कि हमें आपसे आप हमारा वीज़ा का पूरा काम संभाल लेंगे। तो इस तरह से बेसिकली वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी है आपकी। आउटसोर्स करना मतलब अपना काम किसी और को दे देना। जैसे मान लेते हैं आपको डेली बेसिस पे दूध लाना होता है, तो आप एक आपके मान लेते हैं कोई आसपास आपका छोटा भाई वगैरह है, तो आप उसको बोल देंगे कि मैं तेरे को 200 रुपये दे दूंगा महीने के, और तू मेरे लिए दूध ले आया कर, रोज मेरे को पढ़ना होता है, ये कुछ भी है। तो इस तरह से आपने उसको काम आउटसोर्स कर दिया। तो ये होता है बेसिकली आउटसोर्स का काम। अब यहाँ पे डील एट ओवर 2 बिलियन वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ये वीएफएस ग्लोबल की बता रखी है। इस डील के बाद आपकी 2 बिलियन वैल्यूएशन पर ये कंपनी चली जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी फिगर है। वीएफएस ग्लोबल की स्टैट्स 60% मार्केट शेयर इन ग्लोबल आउटसोर्सिंग वीज़ा फैसिलिटेशन स्पेस। तो वीज़ा फैसिलिटेशन स्पेस का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी इतने में टाइम लगा के एक्सप्लेन किया। इस पूरे बिजनेस के अंदर 60% मार्केट शेयर है इनका, जो कि मतलब एक तरह से मोनोपोली वाली बात हो गई। नाउ 3500 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 43 कंट्रीज। एप्लीकेशन सेंटर मतलब कि जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं अपने बूथ्स पर, आप उनसे जाके अपनी सर्विसेज को अवेल करा सकते हैं। तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन सेंटर होते हैं वीज़ा के, जो फैसिलिटेशन इनके स्पेस हैं इसके अंदर। तो एप्लीकेशन सेंटर के ऊपर आप फिजिकली जा करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली वीज़ा वाला एक हैंडलिंग सिस्टम हो गया। 63 गवर्नमेंट क्लाइंट्स, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट क्लाइंट्स इनके मेन रहते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस्ड सिंस इंसेप्शन 232 मिलियन अप्रॉक्स। इससे हमें डेटा से कुछ ऐसा मीनिंग पता नहीं चलता है, हमें ये वाला डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब करंट ईयर 2022 रेवेन्यू, ये आपका रेवेन्यू इतना रहा, इनका 26% इनका एबिटा का मार्जिन है। तो हमने पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। टू पे 1 बिलियन फॉर 75% ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी, यानी कि आपका जो एक्विजिशन हो रहा है उसमें आपके 75% इनके शेयर्स के लिए 1 बिलियन पे करेंगी कंपनी।
तो इस तरह से बेसिकली इनकी वैल्यूएशन 2 बिलियन पर पहुंचने वाली है। तो ये हमने जो पूरा देख लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, जी मूव्स एनक्लैड सीक्स मोर टाइम टू रिप्लाई टू इन्वेस्को प्ली। अच्छा, बैकग्राउंड में इसकी एक पूरी थोड़ी सी स्टोरी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्को बेसिकली एक मेजर इन्वेस्टर है जी के अंदर, जो जी लिमिटेड है यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्वेस्को वाले क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्को जो कंपनी है उनको अब जी की जो टॉप मैनेजमेंट है, जी की टॉप मैनेजमेंट है जो, जिसके अंदर आपके एमडी और सीईओ है पुनीत गोयनका, स्पेशली वो पर्सन, और मतलब टॉप मैनेजमेंट के और भी 2-3 लोग, उनको उनके ऊपर से विश्वास इनका उठ गया है। मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको टॉप मैनेजमेंट पर विश्वास होना चाहिए, तब कि कंपनी फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। खैर, यहाँ पर जो है इनको टॉप मैनेजमेंट से विश्वास उठ गया है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अब इनको हटाओ, मतलब कि चेंज करवाओ एमडी और सीईओ जो आपकी पुनीत गोयनका है, कम से कम इनको तो आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा अगर आपको हमारी इन्वेस्टमेंट अभी अपने अंदर चाहिए, नहीं तो हम विड्रॉ कर लेंगे या कुछ ऐसा। तो इस तरह से बेसिकली है आपका, इन्वेस्को ने काफ़ी सारी चीज़ें की किसी तरह से हट सके। इन्वेस्को ने फाइल किया पिटीशन एनसीएलटी के अंदर, यहाँ पे एक इन्होंने टाइमलाइन के बेसिस पे बता रखा है। सितंबर 29 को इन्होंने फाइल किया एनसीएलटी के अंदर। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सॉरी, इसका मीनिंग होता है आपका कि किसी तरह से मतलब जो कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जबकि उनकी टैक्स का कोई मेजर है या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो इसके अंदर जाके जो है सॉल्व हो जाती है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल बेसिकली एक टाइप ऑफ कोर्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें जो है हैंडल की जाती हैं। जैसे यहाँ पे एनसीएलटी है, मतलब कि नेशनल कंपनीज जो हैं उनका लॉ है ये। मतलब उनसे उनके लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कोर्ट में जाने से अच्छा यहाँ चली जाएंगी। तो यहाँ के जो भी जजेस होते हैं, यहाँ के जो भी पूरा स्टाफ वगैरह होता है, वो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होता है एक तरह से, तो वो एफिशिएंटली इसको हैंडल कर पाएगा। तो इस तरह एनसीएलटी पर ही गए। अब एनसीएलटी ने क्या बोला, एनसीएलटी आस्क जी बोर्ड टू कंसीडर इन्वेस्को डिमांड बिफोर 3 अक्टूबर। बेसिकली इन्वेस्को वालों ने बोला था कि ईजीएम हमें हेल्ड करवाओ, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इस तरह से बेसिकली आपका दूसरा इन्होंने, तो अब एनसीएलटी वालों ने बोला कि 3 अक्टूबर से पहले आपको करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जी बोर्ड डिक्लाइंस टू कॉल ईजीएम, जी बोर्ड ने मना कर दिया। टर्म रिक्विजिशन नोटिस इनवैलिड और मल्टीपल लीगल अफॉर्मेटिव, कह रहे कि जो ये अक्वायर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टोरी है कि सोनी जो प्लेटफॉर्म है, सोनी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है शायद, तो वो जो है जी को अक्वायर भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इस एक्विजिशन के प्रोसेस में बिजी हैं ज़्यादा, तो हम ये नहीं कर सकते। मल्टीपल लीगल अफॉर्मेटिव्स हैं हमारी, मतलब कि और भी हमारी ऑब्लिगेशन है और भी हमें काम करना है। एनसीएलटी आस्क्ड जी टू फाइल रिस्पॉन्स इन 2 डेज। बेसिकली क्या हुआ कि अब वापस से एनसीएलटी ने जी को बोला है कि आप जो है अपना रिस्पॉन्स फाइल करो 2 दिन के अंदर अंदर। ये हमने देखा भी था जब अक्टूबर 5 कल आया था, परसों आया था शायद न्यूज़पेपर के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसके बाद ये हुआ है कि आपका अब जो जी है वो आपके एनक्लैड चला गया। एनक्लैड मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ए से एपेलेट होता है, और ये मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बना रखी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनक्लैड के ऊपर आता है। अपेलेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी, जैसे अगर मेरा अपेलेट ट्रिब्यूनल है किसी भी फील्ड के अंदर है, तो मैं जो है मेरे से नीचे जो कोर्ट है, बेसिक कोर्ट है, उसकी उसकी जो प्रोसीडिंग आई है, उसकी जो मतलब बेसिकली उसका जो डिसीजन आया है, उसको मैं रिव्यू कर सकता हूँ, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अपेंड बोलते हैं, अपेंड कर सकता हूँ, और अपना नया डिसीजन उसके ऊपर ओवर रूल करा सकता हूँ। तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इसके ऊपर आता है एनसीएलटी के ऊपर। अब ये जी वाले एनक्लाइड गए, इन्होंने बोला कि मोर टाइम चाहिए इनको रिप्लाई टू इन्वेस्टर की, यानी कि जो आपके 2 दिन वाला जो इनको डेडलाइन मिली है लास्ट में कि 2 दिन में आपको रिप्लाई करना है। हालांकि 2 दिन तो ख़त्म ही हो गए, 7 अक्टूबर हो गई आज, बट एनीवेज ये तो कल 6 अक्टूबर की न्यूज़ होगी एक्चुअली। तो 6 अक्टूबर को इनको मिला है कि हमें और टाइम चाहिए, ये बोल रहे हैं एनक्लाइड के अंदर जाके। तो इसको जो है मूव्स कम्स अ डे आफ्टर एनसीएलटी डायरेक्टेड जी टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स बाय 7 अक्टूबर। ये हमने पूरा देख लिया है कि 5 अक्टूबर को उनको बोला गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर आप रिस्पॉन्स फाइल करो, यानी कि इफेक्टिवली 7 अक्टूबर तक अपना रिस्पॉन्स फाइल करो। और उसके एक ही दिन बाद ये जो है यहाँ पर मूव का मतलब ये वाला कि जो है उसके एक ही दिन बाद एनक्लाइड के अंदर वो गए और उन्होंने बोला कि हमें और टाइम चाहिए इन्वेस्को का जो प्ली है, प्ली मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको केटर करने के लिए, मतलब कि उस पर वर्क करने के लिए। तो हमने जो पूरा यहाँ पे बहुत ही डिटेल के अंदर देख लिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत बेसिक सी न्यूज़ है दोनों, हम ये इसीलिए बहुत छोटे में दी हुई हैं आपको, और इसके बारे में आगे कुछ बताया भी नहीं हुआ ज़्यादा। अक्टूबर दिसंबर हायरिंग इंटेंट टचेज 18 मंथ पीक। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। हायरिंग इंटेंट का मतलब कि हमें हायर करना है, हमारा पोटेंशियल है, हमें डिमांड है, हमें जो पर्सनल है, लेबर है। अच्छा, पर्सनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो आपकी मैन फोर्स होती है उसको, ये एक वर्ड मैं लिख देता हूँ पहले,
पर्सनल भी बोलते हैं, तो पर्सनल मैंने इसी के लिए बोल रहा हूँ। अक्टूबर दिसंबर के अंदर मतलब ये जो आपका क्वार्टर 3 है, एक तरह से क्वार्टर 3 के अंदर टचेज 18 मंथ पीक, यानी कि जो आपका एक तरह से मोटिव है या जो परसेंटेज है कि हम इतने लोगों को और हायर करेंगे, तो वो 18 मंथ के पीक पर है अपने। तो हमने जो है देख लिया पूरा 18 मंथ का मतलब आप 1.5 ईयर्स भी अनदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जॉब इन अ जिफी का मतलब होता है इन अ शॉर्ट मोमेंट, कि आपको बहुत ही शॉर्ट मोमेंट के अंदर जॉब मिल सकती है। बेसिकली इस तरह से कुछ कुछ रेफर करना चाह रहे हैं। मेट्रो कॉमन टीयर 1 सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ और टीयर 1 सिटीज़ जो है आपकी, इनके अंदर जो है, अच्छा टीयर 1 सिटीज़ से लेकर टीयर 4 सिटीज़ तक होती है इंडिया के अंदर, तो और सबसे ऊपर मेट्रो सिटीज़ आता है। अब यहाँ पे टीयर 1 सिटीज़ हायरिंग प्लान्स रोबस्ट एट 56%। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि मेट्रो और टीयर 1 सिटीज़ के अंदर जो कंपनीज हैं उसके अंदर हायरिंग चल रही है 56% का उनका एक तरह से पोटेंशियल रेट चल रहा है कि किससे वो हायर करें। तो हमने पूरा देख लिया। टॉप सेक्टर आईटी, एफएमसीजी, एजुकेशन सर्विसेज, ये बहुत ही मतलब शॉकिंग सी बात है। ये आपके कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट या हायरिंग सबसे ज़्यादा होने वाली है। आईटी, एफएमसीजी और एजुकेशन सर्विसेज, बाकी आप देख सकते हैं। तो हमने जो ये पूरा कवर कर लिया। राइजेस टू 41% अमंग पॉजिटिविटी एज कंपनी अडेप्ट टू कोविड लेड डिस्ट्रप्शन। बहुत बेसिक सी बात है कि कंपनीज कोविड लेड डिस्ट्रप्शन जो हुई थी उससे जब वो बाहर आ रहे हैं तो 41% की राइज हुई है हायरिंग के अंदर। तो हमने देखिए ऑफलाइन लोग खुले भी हैं और जो पहले लोगों को फायर कर दिया गया था तो उनको भी वापस से बुलाया गया वगैरह वगैरह। नाउ ई कॉमर्स सेल्स गेट ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, ई कॉमर्स के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिला के और हर सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फैशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्पेसिफिकली हैंडसेट का इन्होंने बताया, स्मार्टफोन का बताया वगैरह वगैरह। तो उनके अंदर से जो सेल्स हैं वो किस किस लेवल पर आपकी बढ़ी है, तो वो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर है आपका। जैसे इसके अंदर सिर्फ डेटा है आपका, पहले आपका हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स अप टू 40 to 90%, ये भी डेटा हो गया। सेकेंड आपका डेटा ऑनलाइन सेल्स ऑफ फैशन ब्रांड्स ग्रू 40 to 50% ओवर लास्ट ईयर से आपकी 40 to 50% बढ़ी है, जो कि बहुत ही बेसिक सी बात है। प्राइस ऑफ स्मार्टफोन टीवी अप 5 to 18% विद इन 2 to 3 days ऑफ सेल। बहुत बेसिक सी बात है कि 2 से 3 दिन आपकी सेल के हुए हैं। कौन सी सेल के? जो आपकी फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रही है बिग बिलियन डेज वाली, जो मतलब एक तरह से एनुअल सेल है फ्लिपकार्ट वालों की। तो उस सेल के अंदर 5 to 8% जो है स्मार्टफोन और टीवी के प्राइसेस आपके बढ़े हैं। तो हमने जो है पूरा देख लिया। डिस्काउंट्स टू बी स्लैश फर्दर एंड सप्लाई बोस। डिस्काउंट और कम करने वाले हैं ये लोग ताकि सेल्स और ज़्यादा पंप हो सकें इसी तरह। तो हमने जो है पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, वैसे इसके अंदर सिर्फ डेटा ही आपका जो है सारा कवर कर लिया, और आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज भी कवर्ड है, तो अगर आपको इस पूरे पेज में भी कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आई होप आपने रील्स देख ली होंगे अभी तक। कल हमारी जो रील थी वो थी कि आप किस तरह से सेफली आउट परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी को। तो आगे चलते हैं आपके इस पेज के ऊपर। ऑयल प्राइस सर्च नॉट ऑलवेज अ क्रूड शॉक फॉर इंडियन इक्विटीज़। इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है, इनमें यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, इंडियन इक्विटीज़ को और ऑयल प्राइस के सर्च को। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ है कि ऑयल प्राइस का सर्च होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम जाएगी। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम जाएगी और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि उसका कुछ परसेंटेज चैनलाइज हो जाए इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर वगैरह। तो इस तरह से होता है बेसिकली। और हो सकता है कि ऑयल प्राइस सर्च की वजह से क्या हो कि लोग अट्रैक्ट हो सकें, लोग अट्रैक्ट हो जाए ऑयल प्राइस को लेकर या ऑयल मार्केट को लेकर, वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाए वहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि इक्विटी मार्केट में जो फंड्स हैं वो वापस चैनलाइज हो जाएंगे ऑयल मार्केट के अंदर। तो ये जो मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स एक्चुअली में अपने आप में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड जो मैकेनिज्म है वो अभी वर्क कर रहा है, तो वो हमें समझना ज़रूरी है। ऑयल प्राइस का भी सर्च हुआ है कुछ टाइम के अंदर अंदर ही। यहाँ पे उन्होंने डेटा भी पूरा बताया है 2021 के अंदर। 1.4 से लेकर 1.7 का इन्होंने डेटा दिया पूरा। 1.4 का मतलब हो गया कि आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेटा दिया, कितना परसेंट आपको बढ़ा है। यहाँ पे उन्होंने बताया 21% का इंक्रीज़ आया क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर, और इसी के सब्सिक्वेंटली निफ्टी के अंदर भी 5% का इंक्रीज़ आया, जो कि बहुत ही यही चीज़ जो है हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ऑयल प्राइस में सर्च होना हर टाइम ऐसा नहीं है कि क्रूड शॉक ही देके जाएगा इंडियन इक्विटीज़ को। क्रूड शॉक का मतलब ये थोड़ा सा फनी वे में रेफ़र करें कि बेसिकली स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा या नहीं जाएगा ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये इस पूरे आर्टिकल के अंदर बोल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको 2-3 फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा जो वैसे तो बहुत बेसिक है, बट एक बार अंडरलाइन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 20% इंक्रीज़ आने के बावजूद भी यहाँ पे 5 से 6% के आप आसपास का आप इंक्रीज़ मान सकते हैं। तो हमने जो पूरा देख लिया। निफ्टी पोस्ट 1 मंथ रिटर्न। निफ्टी पोस्ट मतलब निफ्टी
इसके चीज़ के होने के बाद, यानी कि क्रूड प्राइसेस के बढ़ने के बाद कितना रिटर्न आपको मिल रहा है वो यहाँ पे बताया हुआ है। 3 मंथ के रिटर्न दिए हुए हैं, 1 मंथ के रिटर्न दिए हुए हैं। आप पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं। तो हमने जो पूरा देख लिया और इन्होंने बहुत ही अच्छी टाइमलाइन बना के बहुत ही सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, वो क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ जाए। तो हमने जो पूरा देख लिया। अब यहाँ पर इंडिया इनकॉर्पोरेटिव लाइकली टू सस्टेन गुड अर्निंग्स शो इन Q2। अच्छा, सबसे पहली बात Q2, ये मैं वैसे काफ़ी बार बता चुका हूँ बट कई बार समझ में नहीं आता है। तो Q2 का मतलब आपके अप्रैल मई जून इस Q1, जून के बाद जो आपके 3 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, इट इज़ Q2, यानी कि आपका जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपके Q2 होते हैं 3 महीने। अब इसके अंदर क्या हुआ, इंडियन इनकॉर्पोरेटिव। इंडियन इनकॉर्पोरेटिव का मतलब कॉर्पोरेटिव इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, यानी कि आपका जो भी सारी कंपनीज़ हैं वो हम में इसके अंदर आएंगी। आपकी जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है या गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की होगी। तो वो सब जो कंपनीज है इसके अंदर, जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, जैसे कोई कोर्ट है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब इसके अंदर सब कुछ आता है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या है, हायर अर्निंग्स शो करी है Q2 के अंदर भी, जो सस्टेन होने वाली। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। अब Q2 आपका ख़त्म हुआ है, सितंबर ख़त्म हुआ है ऑलमोस्ट। तो सितंबर ख़त्म होने के बाद ही सितंबर की रिपोर्ट्स आएंगी। तो सितंबर की रिपोर्ट्स को मिला करके 3 मंथ की जो रिपोर्ट बनेगी, जुलाई अगस्त सितंबर की, तो वो जो है यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की इन्होंने कि कितना कितना रेवेन्यू ग्रोथ रहा, कितना नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा चार्ट इन्होंने दे रखा है 3 मंथ्स का, कि सितंबर के अंदर, देन दिसंबर के अंदर, मार्च, जुलाई एंड देन सितंबर के अंदर वापस से ये ईयर ऑन ईयर भी हो गया एक तरह से, कि आपका कितना परसेंटेज चेंज रहा है आपका। शुरू में जब पैंडमिक हिट ज़्यादा किया था तब नेगेटिव में था, अब आगे पॉजिटिव में कम से कम हो गए। तो मुझे पूरा यहाँ पर देख लिया और यहाँ पे इन्होंने मंथ वाइज मंथ की रिकवरी बताई है, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून जो है सितंबर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे चलते तो आपका मूडीज आउटलुक फेल अपग्रेड फेल्स टू चेयर बॉन्ड्स आर ई का मतलब है यहाँ पर रुपी रेट, और आपका बॉन्ड्स का मतलब तो बॉन्ड्स ही होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली इसके बैकग्राउंड में एक थोड़ी सी स्टोरी है, कल की न्यूज़ है बेसिकली। मूडी के अंदर, मूडी कौन है, मूडी आपका एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, CRA बोलते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था काफ़ी ज़्यादा। ये रेटिंग करते हैं कंट्रीज़ की, कंपनीज़ की और सिक्योरिटीज़ की। मेन इनके 3 काम होते हैं, और भी हो सकते हैं बट मेन 3 काम होते हैं। आउटलुक अपग्रेड मतलब आउटलुक इन्होंने अपग्रेड किया इंडिया की। बेसिकली क्या किया, क्रेडिट रेटिंग इंडिया की बढ़ा दी है। पहले इंडिया को ये लोग बोलते थे कि नेगेटिव है, BAA3 पे ले गए थे पहले। अब BAA3 पे ही है बट स्टेबल कर दिया है, यानी कि यहाँ पर अब ये स्टेबल है। तो नेगेटिव से स्टेबल पे अपग्रेड कर दिया है। बट इस अपग्रेड की वजह से क्या होना चाहिए था कि हमारे बॉन्ड्स के अंदर और रुपी रेट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव आपको दिखना चाहिए था। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग 10 कंट्री से अच्छी है, तो 10 कंट्री में जितनी इन्वेस्टमेंट जा रही है वो थोड़ी थोड़ी अब यहाँ पे आती, तो यहाँ पे आती। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड्स का जो आपके प्राइसेस हैं वो बढ़ते और जो रुपी का रेट है वो भी बढ़ता। तो इस तरह से बेसिकली आपका कि बॉन्ड्स में और रुपी रेट में यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड राइज था वो नहीं दिखा। इसके लिए यहाँ पे फेल्स का वर्ड इन्होंने यूज़ किया कि जो फेल है यहाँ पर हो गया। तो हमने जो पूरा देख लिया। द मार्केट हैज़ बीन एक्सपेक्टिंग अ रोड मैप ऑन विदड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी, द सरप्राइज फ्रॉम मूडी को टर्न पर द टर्न। बहुत बेसिक सी बात है, ये मैंने आपको समझाया अभी पूरा। तो हमारा जो है पूरा कवर किया है। मैंने थोड़ा सा अब मैं थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा रखी है, आपको फील भी हो रहा होगा। और मैंने इसीलिए रखी थी ताकि आपको जो है ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे, मैंने थोड़ी सी पेस आज ज़्यादा रखी है ताकि जो आपको डिस्टर्बेंसेस है वो ज़्यादा ना सुनाई दे। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार थोड़ा सा स्लो करके भी इसे देख सकते हैं। और मैं आज ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी आप नीचे एक आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको PDF चाहिए तो वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।